गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत इससे पूर्व हमने लॉर्ड सभा की संगठन, शक्तियाँ, मूल्यांकन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर का टॉपिक है लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोक सदन और लॉर्ड सभा की प्रभुसत्ता से नहीं, वरन लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही होता है। इस संबंध में सर रॉबर्ट वालपॉल ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। इस संबंध में आपको यह समझना है कि संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा है। वस्तुतः लोक सदन व लॉर्ड सभा दोनों से ही मिलकर संसद पूरी होती है और व्यवस्थापन कार्य दोनों ही सदनों द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। परंतु लोक सदन को व्यवहार में संसद मानने का कारण लोक सदन के व्यवस्थापन संबंधी वे अधिकार है जिनकी व्यापकता के कारण वह व्यवस्थापन के क्षेत्र में सर्वेसर्वा बन जाती है। इस संबंध में न्यूमैन ने कहा, संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। और विचारक सिडनी लो के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद का पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। अब हम देखते हैं लोक सदन या कॉमन सभा की रचना। पहले सदस्य संख्या। लोक सदन की सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। ब्रिटेन में समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के साथ लोक सदन की सदस्य संख्या में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में लोक सदन की सदस्य संख्या 650 है। लोक सदन के समस्त सदस्य वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। पहले ब्रिटेन में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, परंतु 1969 के अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है। ब्रिटेन में पहले कुछ बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, परंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य ही है। लोक सदन के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ब्रिटेन में 1872 से गुप्त मतदान की प्रणाली को अपना लिया गया है। वयस्क मताधिकार की ये जो व्यवस्था है, इसमें जो विदेशी हैं, देशद्रोही हैं, घोर अपराधी हैं या पागल या दिवालिया प्रमाणित किए गए व्यक्ति हैं, उनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। अब हम देखते हैं लोक सदन के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। तो मुख्य रूप से ये 4 योग्यताएं हैं। पहला है वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो। दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम
21 वर्ष हो। तीसरी योग्यता है मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित होना चाहिए। और चौथी योग्यता है कि वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। तो मुख्य रूप से ये 4 योग्यताएं हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर अयोग्यताओं का भी वर्णन है कि कौन लोग जो है लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते या लोक सदन का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो जो अयोग्यताएं हैं, फर्स्ट है कि वह लोकसभा का जो व्यक्ति सदस्य है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। सेकंड है जो विदेशी हो, जो नाबालिग हो, जो पादरी या बिशप हो, जो राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले अथवा सरकारी कर्मचारी हो, जो किसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों। यानी कि ये सभी व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। अब हम देखते हैं कॉमन सभा का कार्यकाल। कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इस कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा लोक सदन को 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है और आम चुनाव की घोषणा की जा सकती है। अब है लोक सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार कि लोक सदन के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है। फर्स्ट पॉइंट है कि सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। जो सदस्य हैं उनको सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और साथ ही उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सेकंड है सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। थर्ड है लोक सदन के सदस्यों को सामूहिक रूप से सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है। इस संबंध में जब हमने लॉर्ड सभा पढ़ा था, लॉर्ड सभा के बारे में उनके सदस्यों के विशेषाधिकार, तब हमने देखा था कि लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है और लोक सदन के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक सामूहिक रूप से पहुंच सकते हैं। यानी कि लोक सदन के जो सदस्य हैं वो स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्रवाई पर नियंत्रण का अधिकार है। यदि सदन चाहे तो गुप्त कार्रवाई की स्थिति को अपना सकता है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन स्वयं उसको दंडित कर सकता है और सदन किसी सदस्य की अयोग्यताओं के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। तो ये सदस्यों के विशेषाधिकार। अब हम देखते हैं कि सदन का अधिवेशन और गणपूर्ति क्या है। लोक सदन का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ग्रेट ब्रिटेन में यह परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य ही बुलाया जाए और यदि आवश्यकता हो तो अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। इसमें जो गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या है वो 40 होनी चाहिए। अब यहाँ आते हैं लोक सदन के पदाधिकारी। लोक सदन का सबसे प्रमुख अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर की शक्तियाँ और कार्य
इनको हम डिटेल से एक अलग टॉपिक में देखेंगे। अब हम देखते हैं लोक सदन की शक्तियाँ। ब्रिटेन में हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा कि संसद की प्रभुसत्ता है, और संसद की प्रभुसत्ता से जो तात्पर्य है वो लोक सदन की प्रभुसत्ता से है। तो लोक सदन के अधिकार और शक्तियों को हम इन बिंदुओं में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। ब्रिटिश संसद के 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। 1911 के पूर्व तक तो लोक सदन और लॉर्ड सभा संसद के इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, परंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित हो जाने के पश्चात अब इस संबंध में अंतिम शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। लोक सदन साधारण व संवैधानिक दोनों प्रकार के कानूनों का निर्माण करने का अधिकार रखती है। दोनों तरह के कानूनों को लोक सदन एक जैसी सरलता से पारित कर सकता है। कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम अधिकार लोक सदन को ही प्राप्त है। कैसे, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि लोक सदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है और लॉर्ड सभा उसे अस्वीकृत कर देती है, तो लोक सदन द्वारा यह विधेयक दोबारा पारित किया जाता है। और यदि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में 1 वर्ष का समय निकल चुका हो, तो लॉर्ड सभा द्वारा पारित किए बिना ही दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। तो विधेयक के संबंध में राजा की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की है, और लॉर्ड सभा की जहाँ तक बात है वो किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। तो इस प्रकार जो लोक सदन है वही उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में कॉमन सभा की स्थिति बहुत मजबूत है। इंग्लैंड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है, और इसीलिए जनता के प्रतिनिधि लोक सदन को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लॉर्ड सभा में नहीं। लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करे, वित्त विधेयक समझा जाएगा। लोक सदन द्वारा पारित किए जाने के पश्चात लॉर्ड सभा द्वारा 1 माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया जा सकता है। 1 माह की अवधि बीत जाने के बाद वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोक सदन ने उसे पारित किया था, चाहे लॉर्ड सभा उसे स्वीकार न करे। अर्थात वित्त विधेयक के क्षेत्र में यानी वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत कमजोर है। कॉमन सभा का ही इस संबंध में पूर्ण एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। तो हम देखते हैं कि सिद्धांत रूप में राजकीय वित्त पर लोक सदन का पूर्ण अधिकार है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका के संबंध में भी कॉमन सभा की शक्ति महत्वपूर्ण है। इस संबंध में लॉस्की ने कहा, सरकार बनाना तथा उसे राजकाज करने का नियमित अधिकार प्रदान करना या न करना लोक सदन का ऐसा प्रमुख कार्य है जिस पर और सब कार्य निर्भर करते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र है और ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोक सदन का ही है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। लोक सदन के सदस्य सार्वजनिक विषयों पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है।
इस संबंध में लोकसभा की जो शक्ति है वो क्या है कि लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पदच्युत नहीं कर सकते। यह शक्ति केवल लोक सदन के पास ही है। एक और जो बात ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं कॉमन सभा के, वे भी महत्वपूर्ण हैं। जनता की शिकायतों का निवारण करना। जो कॉमन सभा के सदस्य हैं वे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए उनके द्वारा जनता की शिकायतें, विचार, जो उनकी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाती है, ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जाता है और यथासंभव समाधान किया जाता है। लोगों को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करना, सम्राट को जानकारी या परामर्श प्रदान करना शासन संबंधी कार्यों के बारे में। तो लोक सदन के सदस्य सामूहिक रूप से जो है सम्राट के पास पहुंचने का उनको अधिकार है। वे अपनी बात स्पीकर के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो ये अन्य कार्य हैं। तो इस प्रकार जो लोक सदन है वो देश के दर्पण के रूप में कार्य करता है। थैंक यू।